आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब भी अर्थव्यवस्था का जिक्र होता है तो अक्सर कारखानों, बैंकों या फिर शेयर बाजार की तस्वीरें जहन में उभरती हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक जीवित मानव शरीर की तरह काम करती है। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ही काफी नहीं है, बल्कि उनका एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना सबसे जरूरी है। इसीलिए परिवहन और संचार के साधनों को किसी देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर ये विश्लेषण पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नाउ करना बिल्कुल ना भूलें। अब ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और इतनी दूरियों वाले देश में हर दिन ये आर्थिक धड़कन कैसे चलती रहती है? सोचिए, जिस तरह शरीर के हर अंग तक खून पहुंचाने के लिए धमनियों की जरूरत होती है और संदेश भेजने के लिए एक तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम चाहिए होता है, ठीक वैसे ही एक राष्ट्र को भी जीवित और गतिशील बनाए रखने के लिए कुछ खास भौतिक और अदृश्य संरचनाओं की जरूरत होती है। आज की इस चर्चा में कुल 5 प्रमुख पहलुओं को समझा जाएगा। शुरुआत करेंगे जीवन रेखाओं की मूल अवधारणा से, फिर जमीन पर मौजूद भौतिक धमनियों को देखेंगे, इसके बाद जल और वायु मार्गों की यात्रा, संचार के तंत्र का तंत्र और अंत में वैश्विक व्यापार के स्पंदन पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। जीवन रेखाओं की अवधारणा, जिसका सीधा सा मतलब है गति ही जीवन है। देखिए, सिर्फ सामान बनाना काफी नहीं है। जब तक वो सामान कारखाने से निकलकर बाजार या उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता, उसका कोई खास मोल नहीं है। परिवहन और संचार ही वो असली जीवन रेखाएं हैं जो इस पूरे विकास को गति देती हैं। आधुनिक समय में परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के इतने गहरे पूरक बन गए हैं कि दुनिया की दूरियां बिल्कुल सिमट गई हैं। तभी तो ये सटीक बात कही जाती है कि सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। दुनिया के एक कोने में जो कुछ भी होता है, उसकी गूंज पलक झपकते ही दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भौतिक धमनियां और स्थल परिवहन तंत्र। जमीन पर मौजूद ये वो ठोस संरचनाएं हैं जो हर दिन अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा ढोती हैं, और इसमें सबसे पहला नाम आता है सड़कों का। 54.7 लाख किलोमीटर। जी हाँ, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये भारत के सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सड़क जालों वाले देशों में से एक है। ये स्केल इतना विस्मयकारी है कि अगर इन सड़कों को एक सीधी रेखा में जोड़ दिया जाए तो ये पृथ्वी के ही कई चक्कर लगा लेंगी। इस विशाल सड़क नेटवर्क को बहुत ही शानदार तरीके से वर्गों में बांटा गया है। सबसे ऊपर आता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेन की बड़ी परियोजना है। इसके बाद आते हैं हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज, जो देश के दूर दराज के इलाकों को जोड़ते हैं और इनका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD करता है। फिर राज्यों और जिलों की सड़कें आती हैं जो ग्रामीण इलाकों को जोड़ती हैं। और हाँ, सीमांत सड़कों को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, जो देश के दुर्गम और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों में हमारी रक्षा पंक्ति को मजबूत करती हैं। अक्सर ये बात उठती है कि सड़क और रेल में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। असल में सड़कों का महत्व रेल परिवहन से अधिक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सड़कों को बनाने का खर्च कम होता है, इन्हें ऊबड़-खाबड़ जगहों पर आसानी से बनाया जा सकता है और सबसे अहम बात, ये घर घर तक सेवा उपलब्ध करवाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब भारी सामान ढोने या लंबी दूरी तय करने की बात आती है तो भारतीय रेल हमारी अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कृषि के तीव्र विकास के लिए सबसे प्रमुख साधन बन जाती है। भारतीय रेलवे के इतिहास का एक बहुत ही मजेदार तथ्य ये है कि पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और उसने सिर्फ 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये सोचना वाकई हैरान करता है कि उस छोटी सी शुरुआत से आज रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम बन चुका है। स्थल परिवहन में एक और बहुत ही आधुनिक साधन है जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है, पाइपलाइन। इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जिसे स्लरी कहते हैं। इसमें ठोस पदार्थों या खनिजों को एक तरल अवस्था में बदल दिया जाता है ताकि उन्हें पाइपलाइनों के जरिए आसानी से बहा कर ले जाया जा सके। इन पाइपलाइनों को बिछाने में शुरुआत में भले ही बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद इनकी संचालन लागत न्यूनतम हो जाती है।
कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और प्राकृतिक गैस को लंबी दूरियों तक, जैसे असम से कानपुर या सलाया से जालंधर तक, बिना किसी देरी के रिफाइनरियों और उर्वरक कारखानों तक पहुंचाने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। जमीन से जुड़ी बातें तो काफी हो गईं। अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, जल और आकाश की यात्रा। अब जरा उन रास्तों को देखते हैं जो अंतर्देशीय नदियों, गहरे समंदरों और ऊंचे आसमानों से होकर गुजरते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि जल परिवहन भारी सामान ढोने का सबसे सस्ता और पर्यावरण के सबसे अनुकूल तरीका है। भारत में कई राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, जैसे हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य 1620 किलोमीटर लंबा गंगा जलमार्ग, जिसे नेशनल वाटरवे 1 कहते हैं। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, बल्कि हमारे आंतरिक व्यापार की बहुत बड़ी रीढ़ हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 95%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हमारे देश का 95% विदेशी व्यापार पूरी तरह से समुद्री पत्तनों यानी पोर्ट्स के माध्यम से होता है। ये साफ दिखाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से मजबूती से जुड़े रहने के लिए हमारे महासागर कितने जरूरी हैं। भारत की लंबी तटरेखा पर कई प्रमुख बंदरगाह हैं और हर एक की अपनी खासियत है। कांडला एक ज्वारीय पत्तन है जो मुंबई पोर्ट का भार कम करता है। मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र हैं। मारमागांव से देश का आधा लौह अयस्क निर्यात होता है। पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम सबसे गहरा और सुरक्षित पत्तन है और कोलकाता एक अहम नदीय पत्तन है। पानी के बाद अब आसमान की बात करते हैं। वायु परिवहन का सबसे तेज और आरामदायक साधन है। घने जंगल हों, ऊंचे पहाड़ हों या नदियों का बाढ़ वाला इलाका, हवाई जहाज इन सभी असंभव सी लगने वाली बाधाओं को आसानी से पार कर लेते हैं। खासतौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों के लिए तो वायु मार्ग किसी जीवन रक्षक से कम नहीं है। चलिए अब चौथे पड़ाव पर आते हैं, तंत्र का तंत्र यानी संचार सेवाएं। जिस तरह शरीर में दिमाग और अंगों के बीच सूचनाओं का तुरंत पहुंचना जरूरी है, वैसे ही अर्थव्यवस्था में संदेशों को भेजना और प्राप्त करना बहुत अहम है। यही वो तंत्र है जो अर्थव्यवस्था को असली गति देता है। निजी दूरसंचार की बात करें तो भारत का डाक संचार तंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। हमारा टेलीकॉम नेटवर्क भी एशिया में अग्रणी है। आज की तारीख में देश के 2/3 से ज्यादा गांव एसटीडी यानी एसटीडी सेवा से जुड़ चुके हैं और अब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने तो सूचना और तकनीक के इस्तेमाल की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। आपसी बातचीत के अलावा जनसंचार यानी मास मीडिया की ताकत भी कमाल की है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, 100 से ज्यादा भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्र और दुनिया में सबसे ज्यादा फीचर फिल्म्स बनाने वाला हमारा सिनेमा, ये माध्यम सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि लोगों को जागरूक करने और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का भी बहुत बड़ा काम करते हैं। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें पड़ाव पर आ गए हैं, वैश्विक स्पंदन। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमारी ये पूरी आर्थिक संरचना बाहरी दुनिया के साथ कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन के जरिए जुड़ती है। जब दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसे किसी भी राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। इसमें अनुकूल व्यापार संतुलन की अवधारणा बेहद अहम है। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई देश बाहर से सामान खरीदने के मुकाबले दुनिया को ज्यादा सामान बेचता है, यानी निर्यात का मूल्य आयात से ज्यादा होता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलती है। और आखिर में बात पर्यटन की। पर्यटन को अक्सर सिर्फ आराम और फुर्सत की गतिविधि माना जाता है, लेकिन यह एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार है। यह 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार देता है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है, स्थानीय हस्तकला को बाजार देता है, साथ ही विरासत, इको टूरिज्म और चिकित्सा पर्यटन के जरिए देश भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है। परिवहन, संचार और व्यापार का ये पूरा जाल कितनी बारीकी से एक दूसरे के साथ बुना हुआ है, ये तो अब बिल्कुल साफ है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचारणीय सवाल के साथ इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं। यदि परिवहन, संचार और व्यापार सचमुच इस अर्थव्यवस्था की धमनियां और तंत्रिका तंत्र हैं, तो सोचिए जब इनमें से किसी एक में भी रुकावट आती है तो इस पूरे विशाल तंत्र का क्या होगा। ये अदृश्य रेखाएं हर दिन कैसे पूरे देश को बिना रुके चला रही हैं, इसे समझना ही इस विषय की